आप सभी को प्रणाम। गुड़गांव का लाडला कवि, सभी साहित्यिक संस्थाओं का चहेता कवि, देश के बड़े बड़े मंचों से अपनी श्रेष्ठ कविताओं से श्रोताओं को सराबोर करने वाला कवि, साधना चैनल के कवियों की चौपाल और सब टीवी के वाह वाह कार्यक्रम से अपनी धाकड़ उपस्थिति दर्ज करवाने वाला कवि, छोटी उम्र में बड़ी और बड़ों जैसी सोच रखने वाला कवि, अनेक साहित्यिक संस्थाओं द्वारा सम्मानित कवि। जी हां, मैं बात कर रहा हूं भाई अनिल श्रीवास्तव की। भाई अनिल श्रीवास्तव सहज, सरल और कोमल हृदय वाले भाई अनिल श्रीवास्तव, जो अपनी कविताएं एक मुस्कान के दावे और वादे के साथ आपके सामने रूबरू हैं। मैं भाई अनिल श्रीवास्तव को इन शब्दों के द्वारा आवाज दे रहा हूं। एक मुस्कान का दावा है, वादा है। एक मुस्कान का दावा है, वादा है। आपके चेहरे पर नूर का इरादा है। आपके चेहरे पर नूर का इरादा है। गमों से भरी है ये जिंदगी, लेकिन गमों से भरी है ये दुनिया, लेकिन जहां में हंसी भी कम नहीं बहुत ज्यादा है। जहां में हंसी भी कम नहीं बहुत ज्यादा है। तो आइए गमों की इस दुनिया को छोड़कर मुस्कुराते हैं, हंसते हैं भाई अनिल श्रीवास्तव की कविताओं के साथ। भाई अनिल श्रीवास्तव। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना। माँ सरस्वती को नमन करता हूँ, आपकी उपस्थिति को नमन करता हूँ, और मेरी सीडी लगाकर जो अपने कामों में व्यस्त हो गए, मैं उन्हें विशेष नमन करता हूँ। अभी अभी भाई नरेंद्र गौड़ मेरी तारीफों के पुल बांध रहे थे। दरअसल वो नहीं बोल रहे थे, ये मेरे प्रति उनका स्नेह बोल रहा था। मैं इसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूँ। लेकिन जो परिचय उन्होंने दिया उसे आप भूल जाइए, मैं अपना परिचय खुद देता हूँ। मेरा नाम है अनिल, और अनिल का अर्थ है हवा, जिसमें वजन तो बिल्कुल है ही नहीं, और शरीर में वजन आपको दिख ही रहा है। अब साहब, जब नाम में वजन नहीं, शरीर में वजन नहीं, तो अपनी रचना में वजन में कहाँ से लाऊंगा। पर हल्केपन का दावा इतना कि बगैर दिमाग लगाए आपके हलक से उतर जाऊंगा। बचपन से लेकर आज तक मैंने ऐसी कोई फिल्म नहीं देखी जो बगैर विज्ञापन के शुरू हो गई हो। इसलिए मेरा मन नहीं मानता कि मैं बगैर विज्ञापन के कुछ शुरू कर दूं। एक छोटा सा विज्ञापन देखिए। कपड़े धोने का नया साबुन 656, 555 के बाद मैंने लॉन्च किया 656। अपने हाथ से कपड़े को धोइए
और यकीन मानिए अपने कपड़े से हाथ धो बैठेंगे। और साबुन की 6 टिकिया के साथ 6 शीशे के गिलास बिल्कुल मुफ्त। 100 फीट से गिराइए 99 फीट तक न टूटने की गारंटी। और 100 फीट की जिंदगी में 99 फुट तक सब्र बनाए रखना हमारे देश में ही संभव है, क्योंकि अपना सर तो सब्र की एक सीमा तक ही झुकेगा। अपना सर तो सब्र की एक सीमा तक ही झुकेगा और 99 के बाद तो सुदर्शन चक्र भी नहीं रुकेगा। 99 के बाद तो सुदर्शन चक्र। चार पंक्तियों से आपको जोड़ने का प्रयास करता हूं। पत्नी बोली, क्यों जी? शादी के पहले तो कहते थे अपनी पारों से, मैं तेरी मांग सजा दूंगा तारों से। अब क्या हुआ? मैं बोला, मैं तो अब भी कहता हूं मैं तेरी मांग सजा दूं तारों से। मैं तो अब भी कहता हूं मैं तेरी मांग सजा दूं तारों से, पर भरोसा तो मिले बिजली के ठेकेदारों से। हर बार मेरी ख्वाहिश छली जाती है, हर बार मेरी ख्वाहिश छली जाती है, और जब भी तुझे तारों से सजाना चाहा बिजली चली जाती है। आज नारी की दशा और दिशा दोनों बदल चुकी है। 4 पंक्तियों में देखिए आज की नारी क्या कहती है कि तू बारात लेकर ना आया तो मैं घोड़ी चढ़कर आ जाऊंगी, तुम देखते रहियो। और अंगना में मेरे ढोल ना बजवाया तो कंगना में तुझे पहनाऊंगी, तुम देखते रहियो। और शादी में जो टांग अड़ाया तो टांग खींच में टांग कर दिखलाऊंगी, तुम देखते रहियो। और दहेज की जो मांग बढ़ाया तो अपनी मांग किसी और से भरवाऊंगी, तुम देखते रहियो, तुम देखते रहियो। दो पंक्तियां पढ़ता हूं साहब, लंबी कविताओं का समय नहीं रहा। एक पंक्ति में प्रश्न पढ़ता हूं, अगली पंक्ति में उत्तर पढ़ता हूं। देखिएगा, दूल्हे संग क्यों आते हैं बराती? दूल्हे संग क्यों आते हैं बराती? क्योंकि मुसीबत कभी अकेले नहीं आती, मुसीबत कभी अकेले नहीं आती। गणपति बप्पा अपनी सवारी छोड़कर क्यों उतर गए? पता नहीं, सुना है कुछ चूहे उनकी ही धोती कुतर गए। अब आपके बीच एक रचना रखना चाहता हूं जिसका शीर्षक है आकांक्षा और महत्वाकांक्षा। एक कवि ने एक श्रोता को पकड़ लिया, एक कवि ने एक श्रोता को पकड़ लिया, शब्द जाल में जकड़ लिया। बोला, महानुभाव, आकांक्षा और महत्वाकांक्षा में अंतर बताओ। श्रोता बोला, आप मंच से अपनी कविता सुनाएं, ये आपकी आकांक्षा है, और आपकी कविता सुनकर हम ताली बजाएं, ये आपकी महत्वाकांक्षा। मित्र जल्दी जल्दी में मुझसे टकरा गया, देखते ही मुझे चकरा गया। मैंने कहा, तुम्हें जहां जाना हो जाओ, पर पहले आकांक्षा और महत्वाकांक्षा में अंतर बताओ। वो जाते जाते बोला, मुझे तुम्हारे प्रश्न से कोई गिला नहीं, पर आकांक्षा मेरे पड़ोस में रहती है और महत्वाकांक्षा से मैं मिला नहीं। पति ने पत्नी से पूछ लिया। पत्नी बोली, आप युग युगांत तक मेरे पतिदेव रहें, ये मेरी आकांक्षा है, और जल्द से जल्द इस घोर कलयुग का अंत हो जाए, ये मेरी महत्वाकांक्षा है। सास ने बहू से पूछ लिया। बहू बोली, ये घर एक मंदिर हो जाए, ये मेरी आकांक्षा है, और उस मंदिर में आपके तस्वीर पर हम फूल चढ़ाएं, ये मेरी महत्वाकांक्षा है, ये मेरी महत्वाकांक्षा है। अभी कुछ दिनों पहले कबीरदास जी से मुलाकात हुई, कुछ आध्यात्मिक चर्चा, कुछ व्यवहारिक बात हुई। मैंने कहा, कबीरदास जी, आजकल सास बहू के बहुत धारावाहिक आते हैं, सास और बहू के बीच में आप पति को कहां पाते हैं? वो बोले, ये तो मुझे वर्षों पहले दिख गया था, तभी तो मैं लिख गया था। मैंने पूछा, क्या? बोले, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचे न कोए। मैंने अपना सामान्य ज्ञान बढ़ाना चाहा, मैंने खड़ा किया प्रश्नों का एक और दोहराहा। मैंने कहा, कबीरदास जी, यदि सास और बहू में हो रही हो लड़ाई, तो पति के रूप में आपने किसकी तरफदारी निभाई?
बोले ये तो मैं अपने वैवाहिक जीवन में ही सीख गया था, तभी तो मैं लिख गया था। मैंने पूछा क्या? बोले कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। मैं हास्य की तुलना शहद से करना चाहता हूं। जिस प्रकार शहद की चाशनी में लपेटकर कड़वी से कड़वी दवा के द्वारा रोगों पर धावा बोला जा सकता है, उसी प्रकार हास्य की चाशनी में लपेटकर कड़वे व्यंग के द्वारा समाज की विसंगतियों विद्रोपताओं पर चोट किया जा सकता है। और वैज्ञानिक रूप से यह प्रमाणित हो चुका है कि हास्य भी शहद की तरह अपने आप में एक औषधि है। मैं छोटी छोटी रचनाएं आपके बीच रखता हूं। मास्टर जी पढ़ा रहे थे, बच्चों का ज्ञान बढ़ा रहे थे। अचानक उन्होंने एक सवाल किया। सवाल क्या किया? बच्चों का बुरा हाल किया। बोले 1942 की प्रमुख घटना और प्रमुख पात्र का नाम बताओ। कक्षा में सन्नाटा, सन्नाटे में कक्षा। लेकिन जब मास्टर जी का रूप थोड़ा कड़ा हुआ, कोने के दीवार से अड़ा हुआ, एक छात्र डरते डरते खड़ा हुआ। बोला प्रमुख पात्र होगी हॉलीवुड की कोई छोरी या बॉलीवुड की कोई बाला। हाँ याद आया, प्रमुख घटना 42 लव स्टोरी, प्रमुख पात्र मनीषा कोइराला। बच्चे दिग्भ्रमित थे, मास्टर जी चकित थे। बोले अरे बेवकूफ, 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था, आजादी का बिगुल बजाया था। छात्र बोला वो तो मुझे भी पता है सर, पर इन बातों का अब कहां रहा असर। प्रमुख तो वो है जिसे दूरदर्शन पर बार बार दिखाते हैं, और गांधी विनोबा जैसे लोग तो सिर्फ जयंती पर याद आते हैं। गांधी विनोबा जैसे लोग तो सिर्फ जयंती पर याद आते हैं। एक छोटी सी रचना है जिसमें पिता पुत्र संवाद है। शुरू की पंक्तियों में पिता बोलता है और अंतिम पंक्ति में पुत्र बोलता है। देखिएगा, पिता बोलता है कि गली गली में बरसे प्यार और प्यार से भरा चप्पा चप्पा जय हो, गणपति बप्पा जय हो। कूचे कूचे में पड़े फुहार और हर चेहरे पर खुशियों का ठप्पा ठप्पा जय हो, गणपति बप्पा जय हो। और कोने कोने से मिटे भ्रष्टाचार और 34 गूंजे लारा लप्पा जय हो, गणपति बप्पा जय हो। और अंतिम पंक्तियों में पुत्र बोलता है बहुत हो चुकी कोरी गप्पा गप्पा जय हो, मुर्गा दे रहा बाग उठ जाओ अब पप्पा पप्पा जय हो, गणपति बप्पा जय हो, गणपति बप्पा जय हो। अपने काव्य पाठ को आगे बढ़ाता हूं। गर्दभ राज से मुलाकात का वाक्य बताता हूं। मैंने कुछ ख्याली पुलाव पकाए और गर्दभ राज के सीने पर मूंग तलकर उन्हीं को मूंग के हलवे खिलाए और फिर उनसे कुछ जवाब उगलवाए कि जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। इसका कोई प्रत्यक्ष उदाहरण बताएं। वो बोले ये बात तो बिल्कुल साफ है, इसके उदाहरण तो हम और आप हैं, क्योंकि मैं दिखता हूं पर हूं नहीं गधा। आप दिखते नहीं पर हैं यदा कदा। हाँ मैं बोझ ढोता हूं, बोझ ढोता हूं मैं, बोझ ढोता हूं मैं, पर नफरत के बीज नहीं बोता हूं मैं। अपनी मेरी मस्ती है और अपनी मेरी मौज, क्योंकि मैं नहीं ढोता रूढ़िवाद और खोखले आदर्शों के बोझ। मैं नहीं ढोता रूढ़िवाद और खोखले। बड़े पिताजी स्वर्गीय श्री अमरनाथ श्रीवास्तव प्रयाग के अग्रणी नवगीतकारों में से थे, एक समर्थ कवि थे। चाचा जी स्वर्गीय श्री सतीश चंद्र श्रीवास्तव मीठे गीतकार थे। एक कवि सम्मेलन के दौरान हृदय गति रुकने से उनका देहांत हुआ। तब मैं बहुत छोटा था, मैं उन्हें नहीं सुन पाया, ये मेरा दुर्भाग्य है। लेकिन जिन्होंने भी उन्हें सुना है वो बताते हैं कि बहुत मीठा गाते थे, और ये शायद उन लोगों का कुछ आशीर्वाद है जो मैं 2-4 पंक्तियां लिख पाता हूं। मुझे याद है जब मैंने अपनी पहली कविता बड़े पिताजी को दिखाई तो तत्काल उन्होंने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। मैं काफी दिन तक ऊहापोह की स्थिति में रहा कि पता नहीं उनके मन में क्या चल रहा है।
लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्होंने एक कविता लिखी जिसकी पंक्तियां थी कि इन बेजुबानों में से ही कोई समय का सिरमौर आए, बहुत मुमकिन है कि हमारे बाद कोई और आए, बहुत मुमकिन है कि हमारे बाद कोई और आए। उन्होंने कभी मुझसे ये नहीं कहा कि ये पंक्तियां तुम्हारे लिए हैं, किंतु मैं इस भ्रम को तोड़ना नहीं चाहता। मेरा अपना मानना है कि शोषण नहीं होना चाहिए। मैंने अपनी इस बात को रचना में ढालने की कोशिश की। कैसे ढाला वो आप देखिए कि सूखे पेड़ पर बैठा हरा तोता हो या नीरस कविताओं के बीच प्रबुद्ध श्रोता हो, शोषण नहीं होना चाहिए। सशर्त प्रश्न पूछने वाला यक्ष हो या बगैर शर्त कविताएं सुनने वाला अध्यक्ष हो, शोषण नहीं होना चाहिए। खुद के खर्चे पर स्वयं का सम्मान हो या उपेक्षा से टकराता शैल सा स्वाभिमान हो, शोषण नहीं होना चाहिए। दहेज न जुटा पाने वाला बेटी का पिता हो या कफन के अभाव में सुलगती गरीब की चिता हो, शोषण नहीं होना चाहिए। बेबस आंखें हो, मजबूर जुबान हो, जुल्म सहता हुआ इंसान हो या बस्ते के बोझ से दबी किसी मासूम की मुस्कान हो, शोषण नहीं होना चाहिए। और शोषण होना ही है तो फिर होना चाहिए उत्थान की बदलती परिभाषा का, नैतिक पतन की अभिलाषा का, सरेआम लुटती हुई लाज का, मानवता विरोधी आवाज का, अपनों के तिरस्कार का, भाई भाई के बीच दीवार का, लुप्त होती संस्कृति और कमजोर पड़ते संस्कार का, लुप्त होती संस्कृति और कमजोर पड़ते संस्कार। बचपन में मैंने एक दो स्वप्न देखा। चहुं ओर आतंक था, विश्वास की आस्तीन में दहशत का डंक था, खौफ से थर थर कांपता मयंक था, लहू लुहान वो शख्स जाने राजा था या रंग था, क्रूरता का तूफान था, सहमा सहमा सा आसमान था, जिंदगी की राहों में करुण क्रंदन था, सन्नाटे की बाहों में कातर मन था। अचानक ढीला पड़ा निद्रा देवी का गोश, आया मुझे हल्का सा होश और मन बुदबुदाया। मुझे ऐसे माहौल से डर लगता है, मुझे ऐसे माहौल से डर लगता है। वर्षों बाद कल मैंने फिर वही दो स्वप्न देखा और मन फिर बुदबुदाया। ये तो अपना देश अपना घर लगता है, ये तो अपना देश अपना घर लगता है। चारों तरफ महंगाई की मार है, मैंने भी देखा। ऊंचाई पर थी आर्थिक विकास की दर, महंगाई भी थी आकाश पर। जिजीविसा के चेहरे पर खौफ व्याप्त था, चूल्हा ठंडा पड़ा था, राशन समाप्त था और मैंने कलेजे पर पत्थर रखकर सहा था जब महंगाई ने ठंडे चूल्हे से कहा था, मैं अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगा दूंगा लेकिन ठंडे चूल्हे पर आंच नहीं आने दूंगा, ठंडे चूल्हे पर आंच नहीं आने दूंगा। और शायद इसीलिए साहब ठंडे चूल्हे पर आंच नहीं आने पाती। लेकिन महंगाई के इन विषम परिस्थितियों में भी मैंने ये देखा कि मैं क्या चीजें मुफ्त में खाई जा सकती हैं। मैंने क्या चीजें मुफ्त में खाई वो मेरी रचना आपको बताएगी। मैं कल बस में झटका खाया और उससे सामने खड़े पहलवान जी को जो तकलीफ हुई तो एक जबरदस्त मुक्का खाया। थोड़ी ही देर में मुक्का रंग लाने लगा और मैं धीरे धीरे चक्कर खाने लगा। चोट गस खाया, गिर पड़ा, चोट खाया पर फिर खड़ा। हिम्मत देखिए साहब, गस खाया, गिर पड़ा, चोट खाया पर फिर खड़ा। मेरे मित्र ने मुझ पर रहम खाया और मुझे अस्पताल पहुंचाया। और जब मिलो ना मिला दरख्त और ना मिली छाया तो मैंने थोड़ा सा धूप खाया। और अचानक जब मैंने अपनी जेब टटोली तो मुझसे धीरे से बोली, तुमने धोखा खाया। और एक काव्य गोष्ठी में जब मैंने बहुतों का दिमाग चाट खाया तो मंच से उतरते ही एक सर फिरे श्रोता ने मुझे काट खाया। टूटा तो मैं भी हूं कई बार, पर याद नहीं मैं कब मात खाया। यूं तो चंदा भी सूरज से उधार खाए बैठा है, यूं तो चंदा भी सूरज से उधार खाए बैठा है, पर कौन समझाए लाला को जो मुझसे खार खाए बैठा है। और जब भी संवेदनहीन रिश्तों की रस्म निभानी पड़ी, सच कहता हूं मुझे मुंह की खानी पड़ी।
फिर भी खुशी बांटता हूँ, गम खाता हूँ और आपको साक्षी मान आज ये कसम खाता हूँ, किसी बेकसूर की जान नहीं खाऊंगा। अव्यवस्था के बाजार में रिश्वत की दुकान नहीं खाऊंगा। जमीर बेचकर अपना ईमान नहीं खाऊंगा। भूख से तड़प कर मर जाऊंगा पर अपना हिंदुस्तान नहीं खाऊंगा, हिंदुस्तान नहीं खाऊंगा। बात जब हिंदुस्तान की होती है तो फौजी याद आते हैं। अभी कुछ दिन पहले फौजी भाई से मुलाकात हुई। मैंने पूछा कि आपकी जिंदगी में कभी कोई ऐसी घड़ी आई कि आपके दांत खट्टे हुए हो फौजी भाई? वो बोले दांत खट्टे हो हमारे दुश्मन के, हारे वो जो हार जाए मन से। अरे हम तो जीत का हुनर रखते हैं, फौलाद सा जिगर रखते हैं। हम तो वो हैं जो इतिहास बदल देते हैं। हम तो वो हैं जो इतिहास बदल देते हैं और दांत खट्टे होने से पहले दांतों का सेठ ही बदल लेते हैं। क्योंकि हिंदुस्तानी फौजी भी यदि कर्तव्य विमुख हो जाएगा, हिंदुस्तानी फौजी भी यदि कर्तव्य विमुख हो जाएगा तो देश के गुनाहगारों को आईना कौन दिखाएगा? देश के गुनाहगारों को आईना कौन दिखाएगा? मैंने अपनी पहली कविता लिखी जनवरी 1988 में और कवि सम्मेलनों के मंच पर पहला काव्य पाठ मैंने किया 31 मार्च 1991। इलाहाबाद की कवि संगम एक संस्था थी जिसने एक कवि सम्मेलन आयोजित किया, उसमें मुझे काव्य पाठ का अवसर मिला। वो दिन मुझे विशेष रूप से इसलिए याद है कि उस समय मेरे काव्य पाठ के बाद कादम्बरी के तत्कालीन संपादक श्री बुद्धिसेन शर्मा ने एक शेर पढ़ा था कि बूढ़ा दरख्त वहीं कांप के रह गया और तिनके हवा में बहुत दूर तक चले गए। वो पंक्तियां मुझे आज भी प्रेरित करती हैं। मैं रचना पढ़ता हूं। जब गांधी जी थे तो कंप्यूटर नहीं था, आज जब कंप्यूटर है तो गांधी जी नहीं है। लेकिन मेरी रचना में दोनों हैं। कविता रचना देखिए, कंप्यूटर और गांधी जी। एक बार एक मेरे परम मित्र पंडित प्यारेलाल आए पूछने मुझसे कंप्यूटर का हाल। मैं उन्हें उल्टा सीधा बहुत बताया, इधर उधर से बहुत समझाया, लेकिन उनके कुछ समझ ना आया। मैं झल्लाकर बोला, अच्छा जाओ, चाहे जो बटन दबाओ, जो चाहोगे वही आएगा। पंडित जी झट पहुंचे कंप्यूटर के पास, अपने जान में बटन दबाए खास। बोले, गांधी जी के बारे में क्या जानते हो मुझे बताओ, उनकी कुछ दिनचर्या मुझे सुनाओ। कंप्यूटर बोला, आधा किलो मुर्गा कच्चा चबाते थे, नाश्ते में 10 कच्चे अंडे खाते थे। उनके पास चीन के हथियार थे, वे बड़े खूंखार थे। उनके समय में जीना हराम था, कत्ल करा देना उनका 2 मिनट का काम था। पंडित जी घबराए,